डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनिया नागपाल आपके लिए लेके आई हूँ 9th चैप्टर का पार्ट 3 इकोनॉमिक्स पीपल एज रिसोर्स। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने पढ़ा कि पीपल रिसोर्स कैसे है और पीपल रिसोर्स कैसे बनता है और किस तरह से नेशनल इनकम में हेल्प करता है। अगर ह्यूमन बीइंग पर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो रिसोर्स बन जाता है। पॉपुलेशन का सारा पार्ट रिसोर्स नहीं होता, केवल जो स्किल्ड, एजुकेटेड या डेवलप्ड होता है, जो इकोनॉमी में हेल्प करता है प्रोडक्शन में, वो रिसोर्स बन जाता है। उसके बाद हमने स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ा कि कैसे विलास और साकाल जो थे वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैन और वुमेन कौन कौन सी करते हैं। लाइक विलास एंड साकाल, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। वी saw that विलास sold fish and साकाल got job in the firm। हमने पहले पढ़ा कि जैसे विलास और साकाल अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे। विलास मछलियाँ बेचता था जबकि साकाल को एक फर्म में जॉब मिल गई थी। वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो ये एक्टिविटीज़ हैं इसको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग। जो प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक क्षेत्र है, उसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्शंस को लेते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। जबकि जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसमें मैन मेड थिंग्स आती हैं, जैसे बुक है, बैग है, शूज़ है, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम बनी हुई वस्तुएं जो मैन मेड थिंग्स हैं उनको काउंट करते हैं। एंड थर्ड सेक्टर में हम जो टर्शरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर में हम किसको काउंट करते हैं? सर्विसेज को। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। जो ये सारी सेवाएं हैं, जो हमें सेवाएं प्रदान करती हैं एक्टिविटीज़, उन सबको हम टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। इस तरह से प्राइमरी सेक्टर जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट का सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो ह्यूमन बीइंग का सेक्टर है, जो ह्यूमन बीइंग प्रोडक्शन करता है। और जो थर्ड सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है, जिसमें ट्रेड, बैंकिंग, हेल्थ, इंश्योरेंस वगैरह आते हैं। The activities in this sector result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. इन एक्टिविटीज़ को जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में होती है उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियाँ। क्योंकि इन एक्टिविटीज़ से जो प्रोडक्शन होता है तीनों सेक्टर में गुड्स और सर्विसेज का, वो हमारे नेशनल इनकम में वैल्यू यानी कि कीमत को ऐड करते हैं, हमारे राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं, राष्ट्रीय आय में अपने मूल्य को बढ़ाते हैं। इसलिए हम इसे आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अब प्रोडक्शन 2 पर्पज़ से किया जाता है, तो मार्केट में बेचने के लिए या फिर सेल्फ कंजप्शन के लिए। जब मार्केट में बेचने के लिए किया जाता है उसे मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं, और जब सेल्फ प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, उसे हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व द रिम्यूनरेशन टू एनीवन परफॉर्म दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म टू पे और अ प्रॉफिट। जब पेमेंट के लिए या प्रॉफिट के लिए किया जाता है, दिस इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या प्राइवेट सर्विसेज हैं जो इनकम के लिए की जाती हैं, उसे हम मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। जब स्वयं उपभोग के लिए एक्टिविटी की जाती है उसे नॉन मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। दिस कैन बी कंजप्शन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स, जिसमें कंजप्शन लेवल की प्राइमरी प्रोडक्ट की प्रोडक्शंस की जा सकती हैं या फिर फिक्स एसेट्स की प्रोडक्शन को हम इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से जो मार्केट एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम मार्केट में बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं। नॉन मार्केट में सेल्फ कंजप्शन के लिए एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इसके बाद डिफाइन किया है, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। परिवार में मैन एंड वुमेन में काम बटे हुए हैं, और ये अब से नहीं, ये हिस्टोरिकली सालों से, ऐतिहासिक समय से, या हमारे सामाजिक जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उस हिसाब से मैन और वुमेन में काम बटे हुए हैं। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मैन वर्क्स इन द फील्ड। ज़्यादातर महिलाएं घरों में काम करती हैं और मनुष्य खेतों में या बाहर काम करते हैं।
Sakal's mother Sheila cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans houses and look after her children. साकाल की मदर जो है वो बर्तन साफ़ करती है, खाना बनाती है, घर में काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है, जबकि जो उसके फादर हैं बूटा कल्टिवेट्स द फील्ड, सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। वो मार्केट में फील्ड से जो कल्टीवेशन से प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट में बेचते हैं और उससे मनी कमाते हैं। Sheila is not paid for services delivered for upbringing of the family. Buta earns money which he spends on rearing his family. Women are not paid for their services delivered in the family. जो काम शीला कर रही है, जो वुमेन्स काम करती हैं, उनको अपने काम के लिए पेमेंट नहीं मिलती, जबकि जो वुमेन काम कर रहे हैं उनको मिल रही है। तो वुमेन द्वारा काम किए गए जो अपने घर में वो काम करते हैं, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं होती, उसको पहचाना नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, इसलिए उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। जबकि जो पेड काम है, जैसे बूटा मनी को अर्न करता है, प्रोडक्शन करता है, उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। गीता, मदर ऑफ विलास, अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। सो द वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। वुमेन को अपने काम के लिए पेमेंट कब मिलती है? जब वो लेबर मार्केट में एंटर करती हैं। Their earning, like that of their male counterpart, is determined on the basis of education and skill. और कितनी इनकम मिलेगी ये उनके एजुकेशन स्किल के बेस पर डिसाइड होती है। Education helps individual to make better use of the economic opportunities available before him. Education and skills are the major determinants of the earning of an individual in the market. एक मार्केट में एक इंडिविजुअल कितना पैसा कमा पाएगा, उसका निर्धारण, उसकी डिटर्मिनेशन किससे होती है? एजुकेशन एंड स्किल से। क्योंकि जो एजुकेशन है वो इंडिविजुअल को मार्केट में जो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उसको कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है, वो कितना एजुकेटेड और स्किल्ड है, इससे वो कर पाता है। और उसी हिसाब से उसकी क्या होती है? अर्निंग होती है। उसी हिसाब से वो कमाई कर पाता है और उसकी मार्केट में उसी हिसाब से वैल्यू होती है। अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मच मेगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। वुमेन जो है कम एजुकेटेड होती है और कम स्किल फॉर्मेशन होता है, उनके पास स्किल्स कम होती हैं क्योंकि एजुकेशन कम दी जाती है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। मैन की बजाय वुमेन को कम पेमेंट मिलती है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। ज़्यादातर वुमेन वहाँ पर काम करती है जहाँ पर क्या नहीं होता? जॉब सिक्योरिटी। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज meager. So employment is this sector characterized by irregular and low income. इन जगहों पर इनकम बहुत कम होती है, इरेगुलर काम होता है और लो इनकम होती है। इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। जहाँ पे महिलाएं काम कर रही होती हैं वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती, मैटरनिटी लीव नहीं होती, चाइल्ड केयर के लिए लीव नहीं दी जाती, या सोशल सिक्योरिटी भी, सामाजिक सुरक्षा भी की भी कोई व्यवस्था नहीं होती। However, women with high education skill formation are paid at par with the men among the organized sector. Teaching and medicine attract them most. अगर हम दूसरे फील्ड्स देखते हैं जहाँ पर वुमेन एजुकेटेड है, स्किल्ड है, वहाँ पर उसको मैन के बराबर सैलरी दी जाती है। आजकल हम अगर मेडिसिन के फील्ड में देखें या टीचिंग के फील्ड में देखें, वुमेन्स काम कर रही हैं और अगर रेगुलर काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं तो उनकी पेमेंट्स अच्छी हैं। सम वुमेन हैव entered administrative and other services including job and need high levels of scientific and technological competence. अब महिलाएं जो हैं वो जॉब के सेक्टर में एंटर कर गई हैं, सेवा क्षेत्र में, सर्विसेज के सेक्टर में एंटर कर गई हैं, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एरिया में एंटर कर गई हैं। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू अप एज अ कैरियर। आप यहाँ अपने क्लासमेट से या अपने सिस्टर से पूछ सकते हैं कि वो बड़ी होकर किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? किसी देश की जनसंख्या अच्छी जनसंख्या कब बन पाएगी, रिसोर्स कब बन पाएगी? जब उसमें ये निम्न क्वालिटीज़ होंगी। The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person, indicate of the life expectancy, and skill formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. Literate and healthy population are an asset. यहाँ पर डिफाइन किया है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन कितनी क्वालिटेटिव है, उसके लिटरेसी रेट से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, हेल्दी कितने हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीने की संभावना कितनी है, स्किल्ड कितने हैं। ये एक देश की पॉपुलेशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है।
और द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेट डिसाइड्स द ग्रोथ, और जितनी क्वालिटेटिव पॉपुलेशन होगी, सब क्वालिटीज पॉपुलेशन में होगी, उसकी ग्रोथ रेट भी उतनी ज़्यादा होगी। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एसेट। जो पॉपुलेशन का पार्ट लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, हेल्दी है, वो प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, इसलिए वो क्या है, संपत्ति है, एसेट है। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी यहाँ पे, लिटरेसी रेट यानी कि एजुकेशन, साक्षरता, कि एक पॉपुलेशन की जो फर्स्ट क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, एजुकेशन। Saka's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. सका ने जो पढ़ाई की शुरू के सालों में, जो उसने उस पर एजुकेशन पे जो समय लगाया, बाद में उसे एक जॉब मिली और अच्छी सैलरी मिली। We saw education was an important input for the growth of Sakal. सकाल के ग्रोथ में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। It opened new horizon of him for him, provided new aspiration and developed values of life. इसने उसको नए एस्पिरेशंस दिए, लाइफ में वैल्यूज़ दी। Not only for Sakal, education contributes towards the growth of society also. It enhances the industrial income, cultural richness, increases the efficiency of the governance. सकाल के का पढ़ा लिखा होना सिर्फ सकाल के लिए ही ज़रूरी नहीं था, बल्कि इससे नेशनल इनकम बढ़ती है, कल्चरल रिचनेस बढ़ती है, संस्कृति जो रिच होती है, और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। There is a provision made for providing universal access, retention and quality in the elementary education with a special emphasis on girls. अब ये प्रोविजंस किए जा रहे हैं कि सभी बच्चों को, सभी गर्ल्स को जो है एजुकेशन दी जाए, कम से कम बेसिक एजुकेशन ज़रूर दी जाए। There is also an establishment for पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं इसके लिए। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। वोकेशनल स्ट्रीम्स एस्टेब्लिश की गई हैं एजुकेशन में, ताकि स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा स्किल्ड और नॉलेजेबल हो सकें। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान to ₹376.90 करोड़ इन द 11th प्लान। फर्स्ट प्लान में जो एजुकेशन पे खर्च था वो 151 करोड़ रखा गया था, तो अगर हम 11th प्लान में देखें तो ये इंक्रीज़ होकर 3,766.90 करोड़ रुपीज़ हो गया। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64 इन 1951 टू 3%। यानी कि हम 15-16 में जो 5 ईयर प्लान बना ये बढ़ गया, और पिछले कुछ सालों में लगभग 3% जो है टोटल जीडीपी क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्री की जितना प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू का 3% जो है वो एजुकेशन पर खर्च किया जाने लगा। The budgetary estimate of stands in the budget documents of Union State Governments, Reserve Bank of India. The expenditure on the education as a percentage of GDP has declined to 2.7 in 17-18। जबकि अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर देखें, जो एस्टिमेट लगाया गया 17-18 में ये कम होकर 2.7% रह गया था। लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18 इन 1951 टू 74 इन 2011। अगर हम लिटरेसी रेट देखें, जो कि फर्स्ट प्लान के पास 18% था, 2010-11 में 74% हो गया। Literacy is not only a right, it also needed in the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. लिटरेसी जो है वो सिर्फ राइट ही नहीं है, बल्कि अपने ड्यूटीज़ को, अपने राइट्स को प्रॉपरली एंजॉय कर पाएँ, इसलिए भी उनका साक्षर होना ज़रूरी है। However, a vast difference is noticed across different sections of the population. Literacy among the males in the nearly 16.6 higher than the females, and it's about 16.1 higher in urban areas and compared to the rural areas. अगर हम मेल और फीमेल में एजुकेशन देखते हैं तो लिटरेसी रेट जो है वो मेल्स में हाई है। इन 2011 लिटरेसी रेट्स वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो 2011 में केरला में जो लिटरेसी रेट था 94% था, जबकि बिहार में अगर हम ये लिटरेसी रेट देखते हैं तो ये 62% था। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.41 लाख इन 1915 टू 61। प्राइमरी स्कूल जो हैं वो 8.41 लाख हो गए हैं 15-16 में। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज़ बीन डायल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। सर्व शिक्षा अभियान is a significant steps towards providing elementary education to all children age group of 6 to 14 years by 2010.
इतना जो स्कूल का एक्सपेंशन हुआ है, जिससे पुअर क्वालिटी स्कूल की जो थी, ड्रॉप आउट जो हो जाते थे बच्चे, स्कूल छोड़ जाते थे, वो कम हुआ है। और सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया जा रहा है, उसमें बेसिक एजुकेशन, जिसे एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, वो सभी के लिए कंपलसरी है। जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 साल तक की है, वो दी जा रही है। इट इज़ अ टाइम बाउंडेड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी टू फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हर बच्चे तक एलिमेंट्री एजुकेशन पहुँचे, ये इसका मेन एम है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी मिलकर इसमें काम करे। Along with it, bridge course of back to schools camps have been initiated to increase the enrollment in the elementary education. Midday meal scheme has been implemented to encourage the attender and retention of the school children and improve their nutritious status. These policies could add to the literate population of India. मिड डे मील स्टार्ट किया गया है ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों और स्कूल में आएँ, उनको न्यूट्रिशियस फूड मिल पाए। और जो पॉलिसीज़ हैं वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो लिटरेट हो सके, पढ़ी लिखी हो सके। जो पॉपुलेशन का सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हमने क्वालिटी पढ़ी, वो क्या पढ़ी? एजुकेशन। इसके बारे में और यहाँ डिफाइन किया गया है। सेकंड आता है इसमें हेल्थ। द हेल्थ ऑफ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। स्वस्थ क्या बताता है कि एक व्यक्ति अपनी बीमारियों से कितना लड़ सकता है, कितनी योग्यता है उसमें। He or she will not be able to maximize his or her output, overall growth of the organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. एक व्यक्ति कितना ठीक है और कितना हेल्प कर सकता है प्रोडक्शंस में, सबसे पहले ये उसका हेल्थ होने पर डिपेंड करता है। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. Our nation policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutrition services with a special focus on the underprivileged सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन और न्यूट्रिशन वैल्यू हो, उसमें हेल्थ केयर हो पाए, फैमिली वेलफेयर हो पाए, इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम से काम कर रही है। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 50 सालों में, इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है हेल्थ एरिया में, और जो मैन पावर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में काम कर रही है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की हेल्थ को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें एस्टेब्लिश की गई हैं। इसके बाद आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। Saka's mother Sheila looked after the domestic chores, children, and helped the husband Bhuta in the field. Saka's brother Jitu and sister Situ depends on their time playing and roaming. So can you call Sheila and Jitu and Situ unemployed? If not, why? यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को डिफ़ाइन किया गया है कि जिस तरह से सकाल की मदर जो है शीला अपने घर में काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है, बूटा खेत में काम करता है, सकाल अपने भाइयों की देखभाल करता है और अपना काम जो है वो खेलने में और इधर उधर जाने में बिताता है, तो क्या आप शीला और जीतू को अनएम्प्लॉयड कह सकते हो? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट वास्तव में क्या होती है? जब एग्जिस्टिंग पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, एट द गोइंग वेजेस, जो उस वक्त वेजेस हैं पर कैन नॉट गेट जॉब्स, जो उस वक्त के वेजेस पर काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। जो काम करना चाहते हैं गोइंग वेजेस पर, उस समय के वेजेस पर या वेतन पर उन्हें काम नहीं मिल रहा, वो लोग क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। शीला बाहर काम करना नहीं चाहती थी। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। सीतू और जीतू बहुत छोटे थे, उनको हम वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट नहीं कर सकते। नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज एन एम्प्लॉयमेंट, इसलिए हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको हम 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक अगर किसी को काम नहीं मिलता और वो काम करना चाहता तो हम उसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे। सकाल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद दिस एज ग्रुप, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। सकाल के भाई और बहन जो थे वो इस एज ग्रुप में नहीं आते, इसलिए हम उसे अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। सकाल मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली, शी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड द डोमेस्टिक डोमिनियन फॉर पेमेंट, शी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड।
हम शकाल की मदर को भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते क्योंकि वो घर के बाहर काम करना नहीं चाहती, वो अपनी फैमिली में ही काम करना चाहती है। सकाल्स ग्रैंड पेरेंट्स कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। सकाल के ग्रैंड पेरेंट्स हालांकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया कि वो हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर वो होते भी तो 60 ईयर्स से ऊपर होते, 59 ईयर्स से ऊपर होते, तो उन्हें भी हम अनएम्प्लॉयड काउंट नहीं कर सकते थे। In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. However, the nature of unemployment differs rural and urban areas. In case of rural areas, there are seasonal and disguised unemployment. Urban areas having educated unemployment. अगर हम इंडिया में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल अर्बन एरियाज़ में अलग अलग हैं। अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखते हैं तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। रूरल एरियाज़ में देखें तो सीजनल, जिनको कुछ सीज़न में काम मिलता है, कुछ सीज़न में नहीं मिलता। डिसगाइज, जो काम कम लोगों का होता है पर वहाँ पे पूरी फैमिली काम कर रही होती है, जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, जो ऐसा लगता है लोग काम करें लेकिन वास्तव में उनके पास काम नहीं होता या अर्निंग नहीं होती, उसे हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो सीजनल और डिसगाइज जो है रूरल एरियाज़ में, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हमें अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे इन दोनों को एक्सप्लेन किया गया है, इन अनएम्प्लॉयमेंट को। आप इसको रीड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो पीपल कैसे रिसोर्स बनता है, कैसे यूटिलाइजेशन होता है, इसको हमने पढ़ा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इकोनॉमिक्स और एसएस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।